मैं हूं सी अंशुल मित्तल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक बिजनेस को कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस के ओनर हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए ताकि आप समझ सको कि आपके बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कब अनिवार्य है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना लेने के कारण लगने वाली पेनल्टी से अपने आप को बचा सको। चलिए शुरू करते हैं। इट्स टाइम टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। कई बार व्यापारी को पता ही नहीं चलता कि कब वो जीएसटी के दायरे में आ गया है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसके लिए मैंडेटरी हो गया है। चलिए समझते हैं कि एक व्यापारी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कब कब मैंडेटरी है। सीए बनने के बाद कार्तिक जब पहली बार अपने मामा जी के स्टोर में जाता है तो देखता है कि शॉप पर कहीं भी जीएसटी नंबर नहीं लिखा हुआ और सोच में पड़ जाता है कि क्या मामा जी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है भी या नहीं। जब वो शॉप के अंदर जाता है तो अपने मामा जी से पूछता है कि मामा जी, क्या आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। उसके मामा उसे बताते हैं कि नहीं बेटा, अपनी दुकान का कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस पर कार्तिक मामा जी से पूछता है कि मामा जी, अपनी दुकान का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। मामा जी आश्चर्यचकित होकर कार्तिक की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है और ये सब तुम आज क्यों पूछ रहे हो। कार्तिक अपने मामा जी को समझाते हुए कहता है कि एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल दी नंबर एक टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज on which tax is payable by person on reverse charge basis. नंबर दो, exempt supplies. नंबर तीन, export of goods or service or both. And number four, interstate supplies of persons having the same permanent account number to be computed on all India basis but excludes central tax, state tax, union territory tax, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में ये चार आइटम इंक्लूड है। नंबर एक, टैक्सेबल सप्लाईज, जिसमें से हम एक्सक्लूड कर देते हैं वो सप्लाईज जिन पर हम एज ए रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स भरते हैं। नंबर दो, एग्जम्प्ट सप्लाईज, जिन पर कोई जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर तीन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। एंड नंबर चार, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन्स हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। मीन्स अगर किसी पर्सन के दो अलग अलग स्टेट में दो जीएसटी नंबर है तो उन जीएसटी नंबर पर आपस में की गई सप्लाईज, और ये सप्लाईज हम ऑल इंडिया बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें से सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कार्तिक अपने मामा जी को बताता है कि ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं अपनी शॉप का टर्नओवर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्रॉस तो नहीं कर चुका। अगर हम नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें तो कोई टैक्स पेयर जो ओनली गुड्स में डील कर रहा है उसे 40 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, और अगर वो सर्विस या गुड्स एंड सर्विस बोथ में डील कर रहा है तो उसे 20 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये लिमिट 20 लाख और 10 लाख रुपए है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो एन एंटिटी दैट इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख रुपए रहेगी। और एन एंटिटी
that is engaged in supply of services और गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ पर्सन्स की जिन्हें जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि बताया गया है सेक्शन 24 में। पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, एबीसी लिमिटेड हरियाणा में रजिस्टर्ड है, वो राजस्थान की पीक्यूआर ट्रेडिंग कंपनी को गुड्स सेल करती है और गाड़ी में गुड्स लोड होने के बाद वो गुड्स राजस्थान के लिए रवाना हो जाते हैं। इस केस में टैक्सेबल सप्लाई इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कहलाती है और एबीसी लिमिटेड को कंपल्सरीली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, चाहे वो सप्लाई 100 रुपए की ही क्यों ना हो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। नंबर 1, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई नॉट एक्सीडिंग द एग्जम्पशन लिमिट, मीन्स अगर कोई टैक्स पेयर ओनली सर्विसेज की इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है तो उसे जीएसटी नंबर लेना सेक्शन 24 में मैंडेटरी नहीं है। नंबर 2, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ handcrafted goods and aggregate value of such supplies does not exceed the exemption limit, means अगर कोई टैक्स पेयर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है हैंडक्राफ्टेड गुड्स की और उसकी एग्रीगेट वैल्यू लेस देन एग्जम्पशन लिमिट है तो उसे जीएसटी नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 3, जॉब वर्कर्स having a turnover less than the exemption limit, लेकिन this clause shall not be applicable to jewelry, goldsmith and silversmiths ware and other articles manufactured on job work basis, means job workers को एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन एग्जम्पशन लिमिट होने पर चाहे वो इंटरस्टेट सप्लाई दे तो भी सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं रहेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, सुनील हरियाणा में रजिस्टर है लेकिन वो अलग अलग स्टेट में जाकर टेंट लगाकर अपने क्लोथ्स सेल करता है। जिस स्टेट में वो अपने क्लोथ सेल कर रहा है वह उसका कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इस केस में जिस स्टेट में वो जाकर अपने क्लोथ सेल करेगा वह उसे एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य रहेगा। Casual taxable person means a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods, service or both in course or furtherance of business, whether as principal, agent or in any other capacity, in a state or union territory where he has no fixed place of business। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। इफ ही इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ हैंडक्राफ्ट गुड्स एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सच सप्लाईज डज नॉट क्रॉस द जीएसटी थ्रेशोल्ड, मीन्स अगर वो हैंडक्राफ्ट गुड्स में डील करता है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट्स है तो उसे सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। Persons who are required to pay tax under reverse charge, persons who are liable to pay tax under reverse charge is required to take mandatory registration
irrespective of their threshold limit। मीन्स अगर किसी रिसिपिएंट पर आरसीएम एप्लीकेबल है तो उसे मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आरसीएम किस पर एप्लीकेबल है? सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट provides the specified category of goods and services for which tax is to be paid under RCM। सेक्शन 93 बताता है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जिन पर रिसिपिएंट को आरसीएम के तहत टैक्स पे करना है, जिसमें कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पिल्ड, टबैको लीव्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सिल्क यार्न एटसेट्रा शामिल है। इसके अलावा सेक्शन 94 स्पेसिफाइड द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हु इज रिक्वायर टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन 94 कुछ पर्सन्स को स्पेसिफाई करता है जिन्हें रिसिपिएंट होते हुए आरसीएम में टैक्स पे करना है। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग सप्लायर खुद को रजिस्टर करते हैं ताकि अपने बिजनेस की रीच बढ़ा सके और ऑनलाइन गुड्स सेल कर सके। जब किसी कस्टमर को कुछ खरीदना होता है तो वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाके ऑर्डर प्लेस करता है। फ्लिपकार्ट उस ऑर्डर को सप्लायर तक पहुंचा देते हैं। सप्लायर उस ऑर्डर को प्रोसेस करके डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर करवा देता है। इसके बाद फ्लिपकार्ट कुछ अमाउंट कमीशन के तौर पर रखने के बाद कस्टमर से आया हुआ सारा पैसा सप्लायर तक पहुंचा देता है। इस सिचुएशन में फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाता है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर persons who supply goods or service or both other than specified under subsection 5 of section 9 through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। section 95 क्या है? As per section 95 of the act, in respect of following specified services, the tax shall be paid by e-commerce operator on behalf of the service suppliers for services supplied through e-commerce operator। Transportation of passengers by a radio taxi, motor cab, maxi cab or motorcycle। Providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes। Service by way of housekeeping such as plumbing, carpentering। E-commerce operator liable to take registration and pay tax only if the turnover of such actual service provider is less than threshold limit and they are not liable to take registration under section 22 of CGST Act। मीन्स सेक्शन 95 कुछ सर्विसेज स्पेसिफाई करता है जो सर्विसेज अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी गई तो उन सर्विसेज पर जीएसटी आरसीएम के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर को भरना पड़ेगा, जिसमें से पहली सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन करना पैसेंजर्स के बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी और मोटरसाइकिल। दूसरी सर्विस है अकोमोडेशन प्रोवाइड करना होटल्स एटसेट्रा में फॉर रेसिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पस। तीसरी सर्विस है हाउसकीपिंग जैसे प्लम्बिंग और कारपेंटरिंग। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन 95 में
तभी आरसीएम में टैक्स भरना है जब एक्चुअल सप्लायर को जीएसटी लेना सेक्शन 22 में मैंडेटरी नहीं है। मींस जब एक्चुअल सप्लायर की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं की है। तो पर्सन जो गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं अदर देन सेक्शन 95, उन्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा अगर वो गुड्स एंड सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं जिन्हें सेक्शन 52 में उन एक्चुअल सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर जिन्हें सेक्शन 95 में आरसीएम में टैक्स भरना मैंडेटरी है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन means any person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or service or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन है जिसकी इंडिया में कोई भी रेसिडेंस या फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और वो इंडिया में आके कभी कभी अपने गुड्स और सर्विस सेल करता है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी इंडिया में कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में लेना होगा। पर्सन who are required to deduct TDS under section 51 whether or not separately registered in this act। सेक्शन 51 में टीडीएस डिडक्ट करना किसे अनिवार्य है? फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। नंबर 1 लोकल अथॉरिटी, नंबर 2 a department or an establishment of central government or state government, नंबर 3 government agency, नंबर 4 such other person or categories of person as may be notified by government। इन persons को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना सेक्शन 24 के अनुसार मैंडेटरी है। Input service distributor whether or not separately registered under this act। Input service distributor is an office of supplier which receives the invoice of its branches and distributes the input to such branches proportionally by raising an ISD invoice। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेक्शन 24 में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड। पर्सन्स हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन्स वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। मीन्स एक एजेंट को भी जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर थ्रेशोल्ड लिमिट्स। लेकिन it has been clarified that registration is required only by agent who stocks and sells goods on behalf of principal। Registration is not required by ordinary commission agent who do not deal in goods or service themselves if their annual turnover is less than threshold limit। Means अगर कोई एजेंट स्टॉक करता है गुड्स को और सेल करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, मींस ट्रांजैक्शन उसके थ्रू रूट हो रही है, तो ही उसे सेक्शन 24 में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अन्यथा अगर उसकी
टर्नओवर जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है। Compulsory registration is required by every person supplying online information and database access or retrieval services, means OIDAR services, from a place outside India to a person in India other than a registered person. OIDAR services refer to services provided through medium of internet without physical interaction of the supplier and recipient of services. For example, advertising on the internet, providing cloud services, online supplies of digital content, digital data storage, online gaming, etc. Every non-resident service provider providing OIDAR services to the unregistered person in India is required to obtain GST registration compulsorily. Means हर उस पर्सन को जो आउटसाइड इंडिया से OIDAR सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में लेना होगा। इसके अलावा सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, गवर्नमेंट और भी कुछ पर्सन्स को स्पेसिफाई कर सकती है जिन्हें सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जिस प्रकार सेक्शन 24 ये बताता है कि किन पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, चाहे उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई हो या नहीं, उसी प्रकार सेक्शन 23 बताता है कि किन पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद भी लेने की आवश्यकता नहीं है। The following person shall not be liable to registration, namely, number 1, any person engaged exclusively in business of supplying goods or service or both that are not liable to tax, means अगर कोई पर्सन ऐसी गुड्स और सर्विस दे रहा है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती, जैसे अल्कोहल, पेट्रोल एटसेट्रा, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस और बोथ दैट आर होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मीन्स अगर कोई पर्सन ऐसी गुड्स और सर्विसेज प्रदान कर रहा है जो जीएसटी एक्ट में एग्जम्प्ट कर दी गई है, तो भी उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंड ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, एक एग्रीकल्चरिस्ट को भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। एनी पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस वेयर सर्विस रिसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, मीन्स अगर कोई पर्सन ऐसी गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है जिस पर रिसिपिएंट को आरसीएम के तहत टैक्स भरना है, तो भी उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं रहेगा। लेकिन यह ध्यान देने की बात यह है कि अगर पर्सन पॉइंट नंबर 1, 2 और 4 में बताई गई सर्विसेज और गुड्स के अलावा 1 रुपये का भी टैक्सेबल सप्लाई करता है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर देता है, तो उसे जीएसटी नंबर
अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ब्रीफ टैक्स। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि कैसे एक सैलरीड पर्सन अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचा सकता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री श्याम।